बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। द नेम ऑफ टुडेज़ टॉपिक इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के मुतल्लिक तमाम बीमारियाँ। आपको पेज नंबर 51 पे ये टॉपिक आराम से मिल जाएगा। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स और फंक्शनल डिसऑर्डर्स। पहली टाइप वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में एग्जाम्पल है पैरालिसिस, यानी अपाहिज हो जाना, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ब्लड सप्लाई के अंदर कोई डिस्टर्बेंस या ब्लॉकेज की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो नर्वस सिस्टम की, वो वेस्कुलर डिसऑर्डर कहलाती है। एग्जांपल आपके सामने है। जबकि फंक्शनल डिसऑर्डर क्या है, एपिलेप्सी, यानी आप जानते हैं ये बीमारी, आप लोगों ने एपिलेप्सी के नाम से तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मिर्गी के दौरे ज़रूर जानते होंगे कि इस बंदे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या आप सिंपल ही मिर्गी के दौरे छोड़ें, दौरे पड़ते हैं, ठीक है। जो बंदा फ़ौरन से बेहोश हो जाता है तो वो एपिलेप्सी की कंडीशन है। और ये बेसिकली कैसे होती है, नर्व इम्पल्स जनरेशन होना रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स देखी हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें ब्लड सप्लाई जो है वो या तो डिस्टर्ब हो जाता है या किसी भी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। जबकि फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या है, जिसमें नर्व इम्पल्स जनरेशन होना रुक जाती है, या फिर नर्व इम्पल्स जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही होती है। सबसे पहले चलते हैं पैरालिसिस की तरफ, विच इज़ अ वेस्कुलर डिसऑर्डर। डेफिनेशन है, इट इज़ अ लॉस ऑफ मसल्स फंक्शनिंग। आपकी जिस बॉडी के जिस पार्ट पे पैरालिसिस का अटैक होता है वो प्रॉपरली वर्क करना छोड़ देते हैं। इससे कॉजेज़, यानी इससे क्या क्या वजूहात, मतलब इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। सबसे पहले डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे सबसे पहले अफेक्ट होता है, और स्ट्रोक का भी ख़तरा होता है। स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक। रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आपके दिमाग और आपके स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स मुतवक्के होती है। अगर बहुत सीवियर आपको अटैक हुआ है तो ये दोनों केसेस ना हो जाएं। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। पॉइजन जो है आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप पोलियो वायरस जो है, वो पोलियो वायरस है, ये एक जैसे कोरोना वायरस होता है इसी तरह एक पोलियो वायरस भी है, ये बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपने पोलियो के पेशेंट्स को देखा होगा ना, वो चल नहीं पाते, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि उनकी बॉडी के जो लोअर पार्ट है उसके अंदर ये तमाम का तमाम वायरस फैल चुका होता है और वो डैमेज कर चुका होता है बुरे तरीके से ब्लड वेसल्स को। जब वहाँ पर ब्लड ही नहीं पहुँच रहा तो आपकी तमाम की तमाम फंक्शनिंग कैसे होगी बॉडी की। इसलिए पैरालिसिस की जो हम लोग करते हैं कि एक्सक्लूसिवली मसल फंक्शनिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। स्ट्रोक्स का मसला होता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स डैमेज होने का मसला होता है। अब चलते हैं सेकंड एपिलेप्सी की तरफ, जिसको मिर्गी के दौरे कहा जाता है। What is epilepsy? It is an abnormal and excessive nerve impulse generation and it is also known as seizures. बेसिकली क्या होता है कि एपिलेप्सी जो है वो हमारे पास कौन सा नर्वस सिस्टम की टाइप है, ये हमारे पास सेकंड नर्वस सिस्टम, जिसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं, ये वो है। इट इज़ एन एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव नर्व जनरेशन। एक नॉर्मल इंसान की अगर हम बात करें, उसमें ये जो नर्व इम्पल्स की जनरेशन है ये नॉर्मल तरीके से होती है, लेकिन एपिलेप्टिक पेशेंट जो होता है उसके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। एक कुछ नैनो सेकेंड्स के बाद दोबारा मैसेज पहुँचता जाता है, ब्रेन को पहुँचता जाता है। ब्रेन ने तो अपना काम करना है, वो तो अपना काम करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान को मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सीजर्स भी कहते हैं। कॉजेज़ क्या हैं, ये बहुत सारे लोगों में जेनेटिक होता है, यानी कुछ के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो हम कहते हैं ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, और ये यंग एज में जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं एपिलेप्सी से, या फिर हेड ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई परमानेंट क्योर मौजूद नहीं है, यानी एक मुकम्मल इलाज नहीं है जिससे इंसान बिल्कुल सेहतयाब हो जाए और उसको किसी किस्म का दौरा ना पड़े। ऐसा होना नामुमकिन है। लेकिन कुछ मेडिसिन जो ज़रूरी हैं हमारे लिए, ज़रूर हमारी बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो एक शाहकार हैं जो कि हमारे सामने मौजूद हैं, जो कि हमारे सीजर्स को यानी मिर्गी के दौरों को कंट्रोल कर सकती हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, एंटी कन्वल्सेंट जो है हमारे पास ड्रग्स मौजूद हैं, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मौजूद हैं। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्रेन के रिलैक्सिंग करते हैं ताकि हमारी नर्व इम्पल्स जनरेशन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एक कंट्रोल मैनर में जा सकें। या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं। एपिलेप्सी तो मतलब है बीमारी, एंटी एपिलेप्टिक मतलब एपिलेप्सी के अगेंस्ट कुछ ड्रग्स किए गए हैं जो कि एपिलेप्सी को कंट्रोल करते हैं।
एपिलेप्सी के बारे में आप लोग जितना जानते होंगे वो ये होगा कि आप लोगों ने सोचा होगा, सुना होगा कि कोई अगर गिर गया है और उसको मिर्गी दौरे पड़े हैं, तो अगर आपने कभी देखा हो, लाइव देखा हो, तो उनको बाकायदा झटके महसूस हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। लोग क्या करते हैं बेसिकली, कोई कहता है इसको जूती सूंघा हो, कोई कहता है, तो ये सब एक कही हुई बातें हैं। अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट से या एक डॉक्टर से पूछेंगे कि आप एपिलेप्टिक पेशेंट को जूतियाँ सूंघाएं या फिर आप उनको कोई दूसरे तरीके से ट्रीट करें, तो ये बिल्कुल ग़लत तरीका है। उनकी प्रॉपर मेडिकेशन होती है, उनके पेरेंट्स को, उनके सिबलिंग्स को पता होता है उनको कौन सी दवाई देनी है, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। और ये सारी की सारी सिर्फ बातें ही होती हैं। तो आज आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि एपिलेप्सी होता क्या है, और इसमें बेसिकली नर्व इम्पल्स की जो है वो एक्सेसिव जनरेशन होती है। इसके अलावा आपकी बुक पे पेज 52 पे मौजूद हैं कुछ बॉक्सेस, देख लेते हैं कि ड्यूरिंग सीजर्स अटैक जब पेशेंट जो है वो गिर जाता है तो इसके मुंह के अंदर कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, इससे उसको सख्त नुकसान पहुंचता है। और ये भी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो अपनी ही ज़ुबान को नुकसान पहुंचा दे। ये बहुत सारी जो हैं वो मनगढ़ंत बातें हैं, इसको बिल्कुल जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि एपिलेप्सी और पैरालिसिस नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, जिसका पहले हम लोगों को कुछ नहीं पता था, लेकिन साइंस ने बहुत तरक्की की है और बायोटेक्नोलॉजी से कुछ ऐसी दवाइयाँ वजूद में आ चुकी हैं जिससे हम अपने इन माल फंक्शनिंग को, यानी इस डिसऑर्डर्स को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज चैप्टर जो हो गया है वो कंप्लीट। आपकी एक्सरसाइज के साथ ये तमाम के तमाम MCQs अटैच कर दिए जाएंगे ताकि आप वहाँ से जो है वो कंप्लीट कर लें। आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं हमारे लास्ट रह गया था, एनालिसिस द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। तो आज जो भी हमने पढ़ा है पैरालिसिस और एपिलेप्सी के बारे में, वो हेडिंग्स की सूरत में आपके सामने मौजूद होंगी, आपके अटैच होंगी आपके टॉपिक के साथ, आपके लेक्चर के साथ, और इमेजेस भी अटैच होंगी, तो वो आप वहाँ से कर लीजिएगा। और इसके अलावा हेडिंग्स जो हैं वो मैं बुक पे भी हाईलाइट करके जो है वो आपको सेंड कर दूँगी। यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।